हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 12 ध्वनि साउंड, लेकिन ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। पार्ट फर्स्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको वो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस वाले पार्ट को देखने के लिए आपको पिछला चैप्टर पढ़ना, मतलब इससे पहले वाला जो मैंने पढ़ाया है, इससे पहले वाला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बेस पे आगे की चीज़ें चलेंगी। और आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो बेशक देख लीजिए, लेकिन आपको पार्ट फर्स्ट देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा कि स्प्रिंग को खींचने से होता है, वैसा ही ध्वनि के साथ होता है। उन क्षेत्रों को जहाँ सिलिंगी की कुंडलियाँ पास पास आ जाती हैं उसे संपीड़न यानी कि सी, और उन क्षेत्रों को जहाँ कुंडलियाँ दूर दूर हो जाती हैं उनको विरलन यानी कि आर कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसे हम समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये जो चित्र बना हुआ है, इस चित्र पे कोई वस्तु मारी गई है, ठीक है, मतलब इसको चोट किया गया है। अब इसमें आप देखिए, जहाँ पर सी बना हुआ है यहाँ पे बिंदियाँ बहुत पास पास हैं, और जहाँ पे आर बना हुआ है यहाँ पे बिंदियाँ बहुत दूर दूर हैं। तो यहाँ पे सी का मतलब है संपीड़ित क्षेत्र, ठीक है। संपीड़न का मतलब क्या है, जहाँ पे आवाज़ का संपीड़न हो गया है, वो आपस में जुड़ी हुई है, वहाँ पे दबाव ज़्यादा है। फिर उसके बाद आर क्षेत्र को हम कहते हैं विरलन, यहाँ पे स्पेस खुल गया है। तो हमारी वॉइस कुछ ऐसे ही जाती है। जहाँ पर सी है, सी वाला क्षेत्र आर वाले कणों को क्या करता है, प्रभावित करता है, और फिर वो कण वहीं पर रहते हैं, लेकिन विक्षोभ आगे चला जाता है। वैसे ही फिर सी फिर आर, ऐसे ही बनते बनते हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँचानी होती है वहाँ तक, जब तक ख़त्म नहीं हो जाती, पहुँचती रहती है, ठीक है। किसी भी माध्यम में ध्वनि जो पहुँचती है वो किसके द्वारा पहुँचती है, माध्यम के द्वारा पहुँचती है। और उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक सी एक आर, एक संपीड़न एक विरलन। आप स्प्रिंग से समझिए, जैसे कि ये स्प्रिंग है, इसको हम ऐसे खींचेंगे तो इसकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। कुछ दूर में ये कम हो जाती है, और कुछ दूर में ऐसे बहुत ज़्यादा खिंच जाती है, फिर कम हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा खिंच जाती है, ऐसी हो जाती है ना। इसे सिलिंगी कहते हैं हिंदी में। तो हमारी ध्वनि भी कुछ इसी प्रकार होती है। पहले संपीड़न, जो ये वाला क्षेत्र होगा, खुला खुला क्षेत्र, उसको हम कहेंगे विरलन। विरलन मतलब आर, ठीक है। और जो ऐसा क्षेत्र होगा मिला हुआ, उसको हम कहेंगे सी। सी मतलब आपको पता है संपीड़न। फिर आगे फिर से जहाँ पे भी खुला हुआ क्षेत्र होगा आर, और संपीड़न क्षेत्र होगा तो सी। और ऐसे ही करते करते हमारी आवाज़ का जो है दी एंड हो जाता है, और उसके बाद वो आगे नहीं पहुँच पाती। ऐसे करते करते ये जो है ना कम होता जाता है, ठीक है। तो उन क्षेत्रों को जहाँ सिलिंगी की कुंडलियाँ पास पास आ जाती हैं उनको क्या कहते हैं, संपीड़न यानी कि सी। और उन क्षेत्रों जहाँ पे कुंडलियाँ दूर दूर हो जाती हैं उनको कहते हैं विरलन मतलब आर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। किसी माध्यम में ध्वनि संपीड़नों तथा विरलनों के रूप में ही संचारित होती है। मतलब कोई भी माध्यम हो, लेकिन ध्वनि जो जाती है वो कैसे जाती है, संपीड़न और विरलन से, इन दोनों से ही ध्वनि जाती है। किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर जल की सतह पर दिखाई देने वाली जो तरंगें होती हैं उनको अनुप्रस्थ तरंग का एक उदाहरण कहते हैं। और प्रकाश के साथ भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे आप देखिए, जब हम पानी में पत्थर मारते तो ऐसी तरंगें बनती है ना गोल गोल, और फिर वो गोल गोल होते होते वो पानी में ही मिल जाती हैं, फिर वो गायब हो जाती हैं। तो ये वाली जो तरंगें होती हैं उनको अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। ये आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी पे जो पत्थर मारते हैं उस पर कौन सी तरंगें निकलती हैं, ठीक है। ऐसा ही होता है प्रकाश के साथ। प्रकाश एक छोटे से छेद से भी अगर गुजर रहा होगा तो आगे जाके वो फैल जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, कई बार तो टकरा के दूसरी जगह भी चला जाता है। जैसे शीशे से टकरा जाएगा तो दूसरी जगह भी चला जाता है, तो वो भी अनुप्रस्थ होता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। तो ध्वनि तरंग के 3 अभिलक्षण हैं, जिसमें से पहला है आवृत्ति, दूसरा है आयाम और तीसरा है वेग। इन तीनों को हम अच्छे से समझेंगे। आवृत्ति, आयाम और वेग कहते किसे हैं, तो पहले हम आवृत्ति देखेंगे। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, आवृत्ति का मतलब होता है जैसे कि कोई घटना कितनी बार जल्दी जल्दी घटित होती है। इसे मतलब एक तरीके से रिपीटेशन। आप इसे समझ सकते हैं बैंड बजाने से। मान लीजिए कोई ढोल है या बैंड है, उसको बजाए जा रहे हैं। अब हम उसको कितनी स्पीड से बजा रहे हैं, कितनी बार हम उसको ऐसे ढम 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 करके 1 मिनट में या 1 सेकंड में कितनी बार मारते हैं, उसकी जो संख्या होगी, ठीक है, उसका जो रिपीटेशन होगा, उसको हम कहेंगे आवृत्ति, ठीक है।
तो एक तरीके से आवृत्ति का मतलब होता है कोई घटना कितनी जल्दी जल्दी घटित होती है, उसको हम आवृत्ति कहते हैं। अब यहाँ पे ध्वनि में आवृत्ति का मतलब सी से लेके आर तक और आर से लेके सी तक की जो दूरी होती है उसको कहते हैं। आवृत्ति को वी से दिखाते हैं और इसका ऐसा ही मात्रक होता है हर्ट्ज, जिसको एच जेड से दिखाते हैं। और ये हर्ट्ज जो है ये ग्रीक भाषा का अक्षर है, ठीक है, इसलिए इसका नाम कुछ ऐसा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आयाम के बारे में। आयाम किसे कहते हैं? तो किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। यहाँ से आप समझिए, यहाँ पे आप चित्र में देखिए, यहाँ पर आपको ए लिखा हुआ दिख रहा है। तो किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ और सबसे कम विक्षोभ, तो यहाँ देखिए ये बीचों बीच वाली लाइन जो है, यहाँ से अधिकतम और न्यूनतम दोनों मिलते हैं। तो ये बीचों बीच वाली लाइन जो है इसको हम आयाम कहेंगे और इसको दिखाते हैं ए से। क्लियर है? तो हम आगे पढ़ते हैं। अब हम जानेंगे वेग के बारे में कि वेग किसे कहते हैं। तरंग के किसी बिंदु, ठीक है, जैसे कि संपीड़न या फिर विरलन, दोनों के बारे में पढ़ा है ना हमने। तो तरंग का कोई भी बिंदु हो, जैसे कि संपीड़न या विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई जो दूरी है, दूरी को ही उसका वेग कहते हैं। मतलब सी से लेके आर तक की और आर से लेके सी तक की जो दूरी है उसको ही हम वेग कहते हैं। किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है, उसे तारत्व कहते हैं। तारत्व को हम समझ सकते हैं, मान लीजिए आप किसी शादी में गए हुए हैं, वहाँ पे आपने बैंड बाजा, ठीक है, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सब एक साथ बज रहे हैं। अब सारे के सारे आपको एक साथ सुनाई देते हैं, जबकि हर एक म्यूजिक की जो ध्वनि की चाल है वो अलग अलग होती है। सारी की सारी हमारे कान तक एक ही समय पर नहीं पहुँचती। तो हमारा माइंड उसको, हमारा जो दिमाग है वो उसको किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से अनुभव करता है, उसको ही हम तारत्व कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है? इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं यहाँ से। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं, जो सिर्फ हमें एक आवाज़ आती है उसको टोन कहते हैं, लेकिन बहुत सारी एक साथ आती हैं तो उसको हम स्वर कहते हैं। लेकिन स्वर और शोर में बहुत फ़र्क है। स्वर सुनने में सुखद होता है, हमारे कानों को मज़ा आता है सुनने में, जबकि शोर कर्णप्रिय नहीं होता, हमारे कानों को वो बिल्कुल नहीं भाता। जबकि संगीत सुनने में सुखद होता है। तो आपको मतलब कैसे पता चलेगा कि शोर और संगीत में आखिर फ़र्क क्या है? दोनों में पता फ़र्क है प्रबलता का और तीव्रता का। प्रबलता और तीव्रता सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों शब्द बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पे ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे प्रबलता और तीव्रता पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रबलता और तीव्रता में अंतर बताइए। तो देखिए, किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को, कि ध्वनि के अंदर ऊर्जा कितनी है, 1 सेकंड में वो कहाँ तक जाती है, उसे कहेंगे तीव्रता। ठीक है। और प्रबलता उसका बिल्कुल अलग है। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप होती है। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप होती है। संवेदनशीलता का क्या मतलब है? मतलब हमारे कान उसको कहाँ तक बर्दाश्त कर सकते हैं। ज़्यादा अगर बुरा हुआ तो कान के पर्दे फट सकते हैं या बहरे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो हो जाएगी उसकी प्रबलता। अब हम पढ़ते हैं विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। जैसे कि हमारी चाल होती है ना, हमारी चाल हमारे फ्रेंड से, रिश्तेदारों से अलग होती है। सबकी चाल एक जैसी थोड़ी होती है चलने में, कोई जल्दी जल्दी चलता है, कोई आराम आराम से। वैसे ही हर जगह की जो ध्वनि होती है उसकी चाल भी अलग अलग होती है, उसके बारे में ही पढ़ेंगे हम। तो ध्वनि की चाल उस माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिसमें ये संचारित होती है। किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। उदाहरण, 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर पर सेकंड तथा 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर पर सेकंड होती है। इसका क्या मतलब है समझते हैं। इसे आप यहाँ पेपर पे समझिए। जैसे कि जो बादल होते हैं या बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, उन पे से जब पहले बादल का एग्जाम्पल लीजिए। बादल में से जब बिजली कड़कती है तो आपने देखा बिजली तो पहले ही चमक जाती है और उसकी जो गर्जन है वो बहुत बाद में होती है।
काफ़ी टाइम बाद बिजली एकदम चमक जाती है और गर्जन बहुत टाइम तक गड़गड़ 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 चलती रहती है। तो क्या होता है वो, इसका मतलब बिजली की जो स्पीड है वो इसकी गर्जन की स्पीड से ज़्यादा है। बिजली की स्पीड बहुत ज़्यादा है और जो गर्जन की जो ध्वनि की चाल है वो कम है, इसलिए वो पीछे रह जाती है बेचारी। ऐसे ही आपने देखा होगा पहाड़ या इमारत से जब हम चिल्लाते हैं, चलिए पहले हम ये समझ लेते हैं। तो ध्वनि की जो चाल है वो माध्यम पे निर्भर करती है कि माध्यम क्या है। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। मतलब हम रेगिस्तान में चिल्लाएंगे तो ज़्यादा दूर तक आवाज़ जाएगी, वहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप दीजिए। अब हम पढ़ते हैं ध्वनि का परावर्तन। परावर्तन आपको पता है कि किसी ठोस या द्रव से टकराकर ध्वनि उसी प्रकार वापस लौटती है जैसे कि कोई रबड़ की गेंद दीवार से टकरा के वापस आती है। प्रकाश की तरह ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव की सतह से परिवर्तित होकर वापस लौटती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझते हैं। आपने सबने गेंद से तो खेला ही होगा, जब हम उसको दीवार पे मारते हैं वो रिफ्लेक्ट होके वापस हमारे हाथ में आती है ना। या फिर आपने प्रकाश को देखा है, बचपन में तो आप खेले ही होंगे, शीशे से हम अपने फ्रेंड्स के ऊपर जो रोशनी होती है, प्रकाश होता है, उसको अपने फ्रेंड्स के ऊपर मारते रहते थे, उनको तंग करते रहते थे, अपने बड़ों को भी तंग करते रहते थे। उसी तरीके से ध्वनि भी जो है, ध्वनि का भी परावर्तन होता है, वो जो रिफ्लेक्शन होता है उसको परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे आप चित्र में देखिए, इस चित्र में देखिए, यहाँ पे घड़ी है, घड़ी की टिक 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 जो है यहाँ पे लगाई हुई है, यहाँ पर, और दूसरी तरफ एक और पाइप रख दिया है यहाँ पर। दूसरे पाइप की तरफ आपको कान लगाना है, यहाँ पर कान लगाना है। अब देखिए पाइप दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जब ये टिक टिक है ये सीधा आपके कानों तक आएगी। तो आपको ये लाइन दिख रही है डॉट डॉट वाली, इसका मतलब यहाँ से ये जाती है और ऐसे वापस आ जाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ध्वनि भी जो है वो प्रकाश की तरह परावर्तन करती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिध्वनि। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझते हैं। जब हम किसी पहाड़ या फिर किसी ऊंची इमारत पे जाके चिल्लाते हैं, बार बार आवाज़ लगाते हैं या तालियां बजाते हैं, तो हमें एक आवाज़ की जगह 3-4 बार रिपीट होती हुई आवाज़ आती है। और कैसे आती है, दूसरी वाली आवाज़ पहली वाली आवाज़ से कम होती है। जैसे मैं चिल्लाऊंगी निशा, ठीक है, तो कैसे आती है आवाज़, निशा 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 निशा। ऐसे करते करते वो ख़त्म हो जाती है आवाज़। हंसना मत। वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पे ये होता है कि आवाज़ जो है ना वो टकराती रहती है, कभी एक पहाड़ से कभी दूसरे पहाड़ पे, मतलब वो जगह जगह टकरा के परावर्तित होती रहती है। जैसे प्रकाश परावर्तन होता है ना, वैसे ही आवाज़ भी परावर्तित होती है। और हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग तक ध्वनि की जो संवेदना है पहुंचने में लगभग कितना टाइम लगता है, 0.1 सेकंड का। इसलिए हमें वो आवाज़ें एक के बाद एक करके सुनाई देती हैं। उदाहरण के लिए अभी जैसे वो बादलों वाला एग्जाम्पल मैंने बताया था कि बादल की जो गड़गड़ाहट होती है वो बहुत बाद तक आती रहती है। कई बार सिर्फ बादल ना एक बार ही करता है घड़र, लेकिन वो हमें 3-4 बार आती है, घड़र घड़र घड़र, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। ऐसा लगता है कितनी बार बादल गड़ जाए, होता वो एक ही बार है, लेकिन वो आवाज़ बार बार क्या होता रहता है, परावर्तन होता रहता है। इसके बाद हमारा टॉपिक है अनुरणन। ठीक है, अनुरणन क्या होता है, किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परावर्तन के कारण काफ़ी समय तक बनी रहती है, जब तक कि ये इतनी कम ना हो जाए कि यह सुनाई ही ना पड़े। यह बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बद्ध होता है उसको अनुरणन कहते हैं। अभी तो आपकी समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पर आप देखिए। आपने कभी किसी हॉल में फंक्शन अटेंड किया है? अगर किया है तो आपको अगर याद हो कि वहाँ पे जब जो भी स्टेज पे होता है, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, हेलो बोलते हैं तो हेलो 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 हेलो, मैं ऐसा करके बहुत सारी आवाज़ें बार बार आती हैं और वो तब तक आती रहती हैं जब तक कि वो लास्ट वाली आवाज़ ख़त्म नहीं हो जाती।
ऐसी आवाज़ों से बचने के लिए छतों को अलग प्रकार से बनाया जाता है। छतों पर अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन बनवाए जाते हैं, शीट्स लगाई जाती हैं, पर्दे लगाए जाते हैं, छतों को खुरदुरा प्लास्टर उन पे करवाया जाता है, फाइबर के बोर्ड लगवाए जाते हैं। तो इन सब से क्या होता है, अनुरणन को कम किया जा सकता है। तो अनुरणन को कम करने के लिए क्या क्या किया जाता है वो आप बता सकते हैं पेपर में। फाइबर बोर्ड, खुरदुरे प्लास्टर अथवा पर्दे वगैरह लगाए जाते हैं, तो उससे अनुरणन को कम किया जा सकता है। और अनुरणन होता क्या वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम पढ़ेंगे ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग, कि ध्वनि का परावर्तन जो है वो कहाँ पे इसका उपयोग होता है। तो ये मेगाफोन, लाउड स्पीकर, हॉर्न, तुर्रे, शहनाई जैसे जितने भी यंत्र होते हैं इन सभी में यूज़ होता है ये। जैसे कि आपको पता है स्टेथोस्कोप जिसको डॉक्टर यूज़ करता है। बच्चों को जब खांसी वगैरह हो जाती है तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के देखता है ना कि धड़कन कितनी आ रही है और खांसी कितनी हो रही है। बॉडी के अंदर से आवाज़ जो है वो डॉक्टर के कानों तक चली जाती है। तो ऐसी चीज़ों में जो है इसका ध्वनि का परावर्तन का उपयोग होता है। लाउड स्पीकर होते हैं और हॉर्न होते हैं या शहनाई होती है, इस तरीके के जो यंत्र होते हैं उसमें भी इसका यूज़ होता है। क्योंकि इसमें क्या होती है, आवाज़ चारों तरफ ना फैलकर सिर्फ एक विशेष स्थान पर जाती है और उसी स्थान पर जाती है जिस स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं आवाज़ को। ऐसा नहीं होता ना कि चारों तरफ फैलती है, क्योंकि इसकी बनावट ही ऐसी होती है कि आवाज़ उसी स्थान पर जाती है जहाँ पे उस आवाज़ को पहुँचाना चाहते हैं। इसके बाद आता है श्रव्यता का परिसर। मतलब ये कि कौन कितनी आवाज़ सुन सकता है, ठीक है, उसको महसूस कर सकता है। तो अगर मनुष्य का देखा जाए तो मनुष्य का जो परिसर होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। लेकिन जो जानवर होते हैं उनमें ये बहुत ही ज़्यादा, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, सब तरीके से होता है। तो ये कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो भूकंप आने से पहले जो है ना, पहले से पहले ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको ना महसूस हो जाता है पहले से ही जो ज़मीन के अंदर अंदर जो तरंगे होती हैं, वो उन तरंगों की जो आवाज़ होती है वो भी उन जानवरों को आ जाती है, तो वो परेशान हो जाते हैं। जैसे कि आप ये चित्र में देख सकते हैं, ये पराध्वनि धातु के ब्लॉक में दोषयुक्त स्थान से परावर्तित हो जाती है। मतलब ध्वनि जो है वो धातु के जो ब्लॉक वगैरह होते हैं ना, उसमें कहाँ पर दोष है, कहाँ पे क्या परेशानी है, तो ध्वनि से वो भी पता चल जाता है, पराध्वनि से, ठीक है, सिर्फ ध्वनि से नहीं, पराध्वनि से। तो पराध्वनि का भी यूज़ है, और वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है कि जो ब्लॉक वगैरह होते हैं ये पुर्जे हैं किसी चीज़ के, ठीक है, ये धातु के बने हुए होते हैं और इनमें कहीं पे छेद वगैरह तो नहीं है या दरार तो नहीं है, ये सब देखने के लिए पराध्वनि का यूज़ होता है। आपको पता है गैंडा 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की उपलब्धता ध्वनि को उपयोग में लाता है, और ऐसा हाथी भी करता है। 5 हर्ट्ज तक की वो जो है ध्वनि सुन सकता है, तो वो आपस में ऐसे संपर्क स्थापित करते हैं एक दूसरे से। फिर उसके बाद आते हैं इनके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पे होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, ठीक है, जैसे कि दिल की ईसीजी जो होती है उसमें होता है, और जो ऐसे पुर्जे होते हैं जहाँ पे ब्रश या फिर कोई भी चीज़ आसानी से नहीं जा सकती साफ़ करने के लिए, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है चमगादड़ के बारे में। चमगादड़ के बारे में आपसे पेपर में पूछा जाता है कि चमगादड़ अपना शिकार कैसे करता है, या उसकी जो बीप होती है वो किस तरीके से उसको पहुंचाता है, वो कितने हर्ट्ज तक की आवाज़ सुन सकता है, ये सारे। तो चमगादड़ के बारे में आपने एक कार्टून देखा, एक चमगादड़ का कार्टून आता था, मैं उसे बचपन में देखती थी। तो वो जहाँ पे भी फंस जाता था उसका नाम था बैटमैन। तो वो अपनी बीप भेजता था और वो बीप बीप करती हुई जाती थी और वो जाके बता देती थी कि शिकार वहाँ पर है, उसको मारना है। मतलब वो अपने दुश्मनों को मारता था। लेकिन ये सच में होता है, वो बीप बीप करके तो नहीं जाती, लेकिन एक आवाज़ होती है, एक ध्वनि होती है, ठीक है, बहुत ही कम हर्ट्ज की होती है वो, तो उसको वो भेजता है चमगादड़, और शिकार तक जाके टकरा के वो आवाज़ वापस आती है, तो उसको पता लग जाता है कि शिकार वहाँ पर है, ठीक है। तो चमगादड़ जो है गहन अंधकार में, बहुत ज़्यादा अंधेरे में भी अपने भोजन को खोजने के लिए उड़ते समय क्या करता है, पराध्वनि की तरंगे उत्सर्जित करता है। पराध्वनि की तरंगे वो निकालता है तथा परावर्तन के पश्चात इसका संसूचन करता है, क्योंकि ये जो ध्वनि होती है ये जाकर उससे टकराकर वापस आती है। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च तारत्व के पराध्वनि स्पंद अवरोधों या कीटों से परिवर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंच जाते हैं और वो जाके उसे खा लेता है, ठीक है।
इसके बाद आता है सोनार। सोनार क्या है? तो ये सोनार सुनहार वाला सुनहार नहीं है जो सोने चांदी का काम करता है, ये सोनार है, SONAR, सोनार। ठीक है, सोनार शब्द साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग से बना हुआ है और इसमें होता क्या है, ये यूज़ होता है जहाज़ में, जो पानी के जहाज़ होते हैं ना उनमें ये यूज़ होता है, पानी के जहाज़ के नीचे वाले हिस्से में लगा हुआ होता है ये। और ये किस काम आता है, यहाँ पे देखिए, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए जो है इसको लगाया जाता है पानी के अंदर। तो सोनार में जो है क्या, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रेषित्र और एक होता है संसूचक। यहाँ पे इस चित्र में देखिए, यहाँ पर यह है संसूचक और यह है प्रेषित्र। ये दो चीज़ें लगी हुई होती हैं, इसमें से जो है क्या जाती है, ध्वनि जाती है और वो समुद्र के तल से टकराकर वापस आती है। इससे क्या पता चलता है, इससे जल के अंदर दिशा, चाल, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आपका टॉपिक आता है मानव कर्ण की रचना, कि हमारे जो कान हैं, जो इंसानों के कान हैं, उनकी संरचना कैसी है, वो किस प्रकार काम करते हैं और कैसे बने हुए होते हैं। तो इसे भी आप यहाँ पे चित्र में देखिए, हमारे कानों में जो आवाज़ आती है वो कैसे आती है। हम एक अति संवेदी युक्ति जिसे कि कर्ण कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील, मतलब बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं हमारे कान। ठीक है, इनकी सहायता से हम सुनते हैं। यह श्रवणीय आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलता है। पहले आप यहाँ पे चित्र में ये सारी चीज़ें देख लीजिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे होती हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर ये छोटा सा ये कर्ण पल्लव है, ये श्रवण तंत्रिका, ये कर्णपट और ये श्रवण नलिका, ये यूस्टेकी नलिका। तो इन सारी चीज़ों को समझाने की तो ज़रूरत है नहीं, ये सब तो आपको सिर्फ पढ़ना है और समझना है कि यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है, तो सिर्फ नाम पढ़ने हैं इनके। तो ये फर्स्ट वाला जो है, यहाँ से यहाँ तक ये बाह्य कर्ण हो गया, बीच में मध्य कर्ण और सबसे पीछे अंतः कर्ण। तो 3 हिस्सों में हमारा कान जो है बटा हुआ है। तो बाहरी कान जो है हमारा, जो बाहर हमें दिखाई देता है, इसको हम कहते हैं कर्ण पल्लव। ठीक है, ये जो बाहर, यह परिवेश से ध्वनि को एकत्रित करता है और एकत्रित ध्वनि श्रवण नलिका से गुजरती है और ये एक पतली झिल्ली होती है जिसे कर्णपटय या कर्णपटय झिल्ली कहते हैं, वहाँ से गुजरती है। जब माध्यम के संपीड़न कर्णपटय तक पहुँचते हैं तो झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब जो है वो बढ़ जाता है और इसी प्रकार विरलन के पहुँचने पर कर्णपटय बाहर की ओर गति करता है। इस प्रकार कर्णपटय कंपन करता है और हम सुन पाते हैं। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसकी एक और वीडियो आएगी जिसमें इसके क्वेश्चन आंसर्स समझाए जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स भी थे, तो न्यूमेरिकल्स समझाए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।